Hi everyone, welcome back to my channel, that is Soumya Jha Law and Veins. So basically we were doing the series of interpretation of statutes. So now we'll be moving towards our next topic. Today's topic is internal aids to construction, right? So what is internal aids to construction? So various parts of the same statute pressed into service by the courts for construing any one of its provision are called internal aids to construction. ठीक है, तो उसको हम क्या कह रहे हैं, इंटरनल एड्स टू कंस्ट्रक्शन. अब ये जो एड्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये बेसिकली दे आर इन्वोक्ड अंडर द सर्कमस्टांसेस जो हमने बहुत सारी चीज़ों में डिस्कस किया है. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम आगे बात करते जाएंगे चीज़ों के बारे में. सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट वन, दैट इज़ टाइटल. ठीक है, अब टाइटल का क्या इंपॉर्टेंस है, आई थिंक यू मस्ट बी वेरी क्लियर विद दिस थिंग. अब टाइटल क्या कहता है, राइट? अब टाइटल इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्टैट्यूट. इट इज़ गिवन ऑन द टॉप ऑफ द स्टैट्यूट बुक. देर आर टू काइंड्स ऑफ टाइटल इन मोस्ट ऑफ द स्टैट्यूट. अब टाइटल जो है वो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और वो बुक के टॉप में दिया गया होता है. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी भी पर्टिकुलर बैरक का टाइटल, जैसे द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, ये भी एक टाइटल है, राइट? अब दो तरीके के टाइटल होते हैं, शॉर्ट टाइटल एंड लॉन्ग टाइटल. एज यू कैन सी, शॉर्ट टाइटल क्या कहता है कि शॉर्ट टाइटल अकॉर्डिंग टू लॉर्ड टेरिंग, every act of parliament should have a short title ending with the year in which it was passed. सो लॉर्ड टेरिंग ने कहा कि एवरी एक्ट जो पार्लियामेंट के थ्रू पास हो रहा है उसका एक शॉर्ट टाइटल होना चाहिए एंडिंग विद द ईयर जिसमें वो पास हुआ. फॉर एग्जांपल द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर दैट इज़ 1973 में, द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 एंड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. तो ये एग्जाम्पल्स हो गए हमारे. मूविंग फॉरवर्ड, लॉन्ग टाइटल की बात करते हैं. तो लॉन्ग टाइटल जो होता है एक्ट का, वो मेंशन किया जाता है किसी भी स्टैट्यूट बुक में इन स्मॉल लेटर्स, छोटे लेटर्स में उसको मेंशन किया जाता है शॉर्ट टाइटल के जस्ट नीचे. जैसे कि हमारा सीआरपीसी का क्या टाइटल है कि एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू क्रिमिनल प्रोसीजर. ऐसा एक्ट जो कंसोलिडेट करेगा और अमेंड करेगा सारे लॉज जो कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग से रिलेटेड होंगे, राइट? तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये क्या है, इसका टाइटल द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, एक्ट नंबर 5 ऑफ 1908, राइट? एंड उसका लॉन्ग टाइटल जस्ट नीचे आप देख सकते हैं, एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉज रिलेटिंग टू द प्रोसीजर ऑफ द कोड्स ऑफ सिविल. तो ये हो गया इसका लॉन्ग टाइटल. अब हम एक केस लॉ देखते हैं. केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल का केस है 1953 का. इसमें जो सेक्शन 4 था वेस्ट बंगाल क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1949 का, इट वाज इन क्वेश्चन, जिसमें वो स्टेट गवर्नमेंट को पावर देता है डिसाइड करने के लिए पर्टिकुलर केसेस कि उसको वो रेफ़र कर सकता है स्पेशल कोर्ट्स में और ट्रायल के लिए भेज सकता है बाई स्पेशल प्रोसीजर. ठीक है, अब इस एक्ट को चैलेंज किया गया और कहा गया कि ये वॉयलेटिव है ऑफ आर्टिकल 14 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. बट इस एक्ट का जो लॉन्ग टाइटल था वो ये कहता था, एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर अ मोर स्पीडी ट्रायल एंड मोर इफेक्टिव पनिशमेंट फॉर सर्टेन ऑफेंसेस. ठीक है, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्ट के लॉन्ग टाइटल को मद्देनज़र रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहाँ पे जो आप स्टेट गवर्नमेंट को पावर दिया गया है एज वेल एज जो लॉन्ग टाइटल है वो क्लियरली इस चीज़ को बताता है कि यहाँ पे जो स्पेशल कोर्ट्स के लिए ट्रायल के लिए भेज सकती है स्टेट गवर्नमेंट स्पेशल प्रोसीजर के थ्रू. एंड ये जो पर्टिकुलर कंटेंशन है ये वॉयलेटिव नहीं है आर्टिकल 14 का. अब नेक्स्ट इज प्रियम्बल. प्रियम्बल क्या है? प्रियम्बल एक स्टेटमेंट है जो कि किसी भी पर्टिकुलर स्टैट्यूट के बिगिनिंग में दे रखा होता है. ठीक है, ये एक पार्ट है एक्ट का जो उसके स्कोप, ऑब्जेक्ट या पर्पस को बताता है. ठीक है, एक समरी बताता है एक पर्टिकुलर स्टैट्यूट का. ये एक सॉर्ट ऑफ इंट्रोडक्शन कह सकते हैं किसी भी स्टैट्यूट का. जैसे हमारे लेट्स से कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमनली, राइट? तो ये क्या है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है. तो वैसे ही हर एक्ट का भी एक प्रियम्बल होता है जो उसके पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, पर्पस और स्कोप को डिफाइन करता है. ठीक है, ओके. सो नेक्स्ट है हमारा डेफिनेशन और इंटरप्रिटेशन क्लॉज. सो ये बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशंस दिए गए होते हैं, जैसे सेक्शन 2 या 3 में बेसिकली दिए होते हैं. जैसे 2 क्लॉज 3 ऑफ सीपीसी हमारा डिफाइन करता है डिक्री होल्डर को. अब कुछ ऐसे भी डेफिनेशंस होते हैं जो अर्लियर एक्ट से डेफिनेशन बोरो करते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे
आर्टिकल हमारा 366 क्लॉज 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो एग्रीकल्चर इनकम को डिफाइन करते हुए कहता है इज डिफाइंड एज फॉर द पर्पस ऑफ इनैक्टमेंट रिलेटिंग टू इनकम टैक्स एक्ट। सो इसके लिए अपन को क्या करना है, अपन को इंडियन टैक्स एक्ट 1961 को कंसीडर करना है कि एग्रीकल्चर इनकम की क्या डेफिनेशन दी गई है, राइट। अब डेफिनेशन जो है होता है वो दो टाइप का है बेसिकली, पहला रेस्ट्रिक्टिव और एग्जॉस्टिव डेफिनेशन। अब इसकी पहचान हम कैसे करते हैं, कोई भी डेफिनेशन जहाँ पे वर्ड मीन्स दिया है कि स्टार्टिंग विद, जैसे डिग्री होल्डर में ही है कि डिग्री होल्डर मीन्स एनी पर्सन, सो ये क्या है, ये एक रेस्ट्रिक्टिव और एग्जॉस्टिव मीनिंग है। इसका मतलब है कि इसके अलावा आप कुछ और कंसीडर नहीं करेंगे, इसके एम्बिट में इतनी ही चीज़ें एडमिट होंगी, राइट। अब इंक्लूसिव और एक्सटेंसिव डेफिनीशन की डेफिनीशन जिसमें वर्ड इंक्लूड को यूज़ किया गया है, राइट। जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, जैसे आप देख सकते हैं 2 के क्लॉज 3 में डिग्री होल्डर मीन्स एनी पर्सन इन हुज फेवर अ डिग्री हैज़ बीन पास्ड और एन ऑर्डर केपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन हैज़ बीन मेड। तो ये क्या है, हमारा रेस्ट्रिक्टिव या एग्जॉस्टिव डेफिनेशन कह सकते हैं हमको। लेकिन वहीं आप 2 का क्लॉज 7 देखिए जो कहता है गवर्नमेंट प्लीडर इंक्लूड्स any officer appointed by the state government to perform all or any of the functions expressly imposed by this code, right। तो ये क्या है, ये हमारा इंक्लूसिव और एक्सटेंसिव डेफिनेशन है। जैसे हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट में कोर्ट के डेफिनेशन में भी ऐसे ही दिया गया कि कोर्ट इंक्लूड्स दिस दिस दिस। सो ये क्या हो गया हमारा, ये इंक्लूसिव या एक्सटेंसिव डेफिनेशन हो गया। अब मूविंग फॉरवर्ड, फोर्थ पॉइंट है हमारा हेडिंग्स क्या होती हैं। ओके, तो हेडिंग्स क्या है, हेडिंग्स इन ऑल मॉडर्न स्टैट्यूट्स जनरली हेडिंग्स आर अटैच टू ऑलमोस्ट ईच सेक्शन। हर सेक्शन में हेडिंग्स अटैच किए जाते हैं जस्ट प्रिसीडिंग द प्रोविजन। जैसे फॉर एग्जांपल जो सेक्शन 437 है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का, वो क्या कहते हैं, व्हेन बेल मे बी टेकन इन केस ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंस। तो ये क्या है, ये हेडिंग है इस पर्टिकुलर कि नॉन बेलेबल ऑफेंस में बेल कब मिल सकता है, उसका ये हेडिंग है। तो हेडिंग्स जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, वन ऑफ दोज विच आर प्रिफिक्स टू अ सेक्शन and other which are prefixed to a group or set of sections, ठीक है। तो दो तरीके के हेडिंग्स होते हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट हमारा है मार्जिनल नोट्स। मार्जिनल नोट्स क्या होते हैं, मार्जिनल नोट्स आर दोज नोट्स विच आर प्रिंटेड ऑन द साइड ऑफ द सेक्शन। सेक्शन के साइड में जो चीज़ें लिखी गई होती हैं उसको हम मार्जिनल नोट्स कहते हैं, जनरली इन अ फाइन और अ स्मॉल प्रिंट। दीज नोट्स समराइज द इफेक्ट ऑफ द सेक्शन। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट केस लो है हमारा बंगाल इम्यूनिटी कंपनी लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। ओके, तो इस पर्टिकुलर केस में कहा गया कि जो आर्टिकल 286 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो पार्ट है, इसमें जो मार्जिनल नोट्स यूज़ किए गए वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है बिकॉज दे प्राइमा फेसी फर्निश सम क्लू टू द मीनिंग एंड पर्पस ऑफ द एक्ट, राइट। अब पंक्चुएशन मार्क्स कैसे इंपॉर्टेंट होते हैं, कॉमास कैसे इंपॉर्टेंट है, फुल स्टॉप कैसे इंपॉर्टेंट है। तो पंक्चुएशन इज द सिस्टम ऑफ यूजिंग सर्टेन कन्वेंशनल मार्क्स as periods in writing or printing. Punctuation marks mean the marks such comma, full stop, colon, semicolon, etc. If the punctuation marks are ignored, it may render the language meaningless. तो punctuation mark को आप ignore कर देते हो तो फिर बहुत ज़्यादा problems आ सकती हैं। जैसे for example बहुत सारे sections में comma की importance बहुत ज़्यादा होती है तो उसको ignore करने पे वो बहुत ही एक ambiguous meaning दे सकता है। अब आता है हमारा illustration, ठीक है। Sometimes illustrations are appended to a section of the statute in order to explain the provision of law contained in that section, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इंडियन एविडेंस एक्ट है हमारा 1872 में, तो उसमें इलस्ट्रेशन जो जैसे दिए गए हैं, द क्वेश्चन इज वेदर ए मर्डर्ड बी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्क्स ऑन ग्राउंड प्रोड्यूस बाय स्ट्रगल एट और नियर द प्लेस वेयर द मर्डर वॉज कमिटेड और रेलिवेंट फैक्ट। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे इलस्ट्रेशंस दिए रहते हैं जो हमारे जो पर्टिकुलर सेक्शन है उसकी मीनिंग को आसान करने के लिए यूजुअली, और बहुत सारे दूसरे भी आपके उसको चीज़ों को समझाने के लिए इलस्ट्रेशंस दिए गए होते हैं। अब आता है हमारा प्रोविजो, जैसे हम प्रोवाइडेड दैट जो पढ़ते हैं वही हमारा प्रोविजन होता है। इन सम सेक्शंस ऑफ अ स्टैट्यूट आफ्टर द मेन प्रोविजन इज स्पेल्ड आउट क्लॉजेज आर एडेड विद द मीनिंग विद द ओपनिंग वर्ड्स प्रोवाइडेड दैट। जैसे मैंने बताया कि जब हमारा प्रोविजंस ख़त्म हो जाते हैं तो उसके बाद कुछ क्लॉजेज ऐड किए जाते हैं जो कि स्टार्ट होता है प्रोवाइडेड दैट, फर्दर प्रोवाइडेड दैट। तो ये हमारे क्या है, प्रोविजंस है। जैसे सेक्शन 23 ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का पर्टिकुलर सेक्शन ख़त्म होने के बाद जैसे एनी पर्सन अग्रीव्ड जो भी है उसके बाद फिर स्टार्ट होता है प्रोवाइडेड दैट द सुप्रीम कोर्ट मे इंटरटेन फिर सो एंड सो।
सो मूविंग फॉरवर्ड नेक्स्ट है हमारा एक्सप्लेनेशन, ठीक है। एक्सप्लेनेशन क्या होता है, इन सम सेक्शंस एक्सप्लेनेशन जो होता है हमारा इज अपेंडेड आफ्टर द स्टैट्यूटरी प्रोविजन। फॉर एग्जांपल कोई भी एक पर्टिकुलर सेक्शन है, उसके बाद बहुत 3-4 एक्सप्लेनेशंस दिए होते हैं। अब जैसे एक दूसरा एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं, जो सेक्शन हमारा 2D है ऑफ CRPC 1973, जिसमें कंप्लेन को डिफाइन किया गया, राइट। जिसमें कहा गया कि कंप्लेन मीन्स एनी एलिगेशन मेड ओरली और इन राइटिंग टू अ मजिस्ट्रेट विद अ व्यू टू हिज taking action under this code that some person whether known or unknown has committed an offence but does not include a police report. In further explanation में एक बात कही गई है कि a report made by a police officer in a case which discloses after investigation the commission of a non-cognizable offence shall be deemed to be a complaint and the police officer by whom such report is made shall be deemed to be the complainant. ठीक है, तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन से आपको क्या पता चल रहा है कि मेन प्रोविजन ये कह रहा है कि जो पुलिस रिपोर्ट है इज नॉट इंक्लूडेड विद इन द मीनिंग ऑफ द टर्म कंप्लेंट। बट एक्सप्लेनेशन से क्या पता चल रहा है, उससे क्लियरिफाई हो रहा है कि जो पुलिस रिपोर्ट जो रिलेटिंग टू द कमीशन ऑफ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है शैल बी डीम्ड टू बी अ कंप्लेंट। सो एक्सप्लेनेशन का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। ओके, जैसे आप देख सकते हो CPC का सेक्शन 11 रेस जुडिकाटा, तो इसमें कितने एक्सप्लेनेशन दिए हैं, 8 एक्सप्लेनेशंस दिए गए हैं। तो ये क्या है, एक्सप्लेनेशन है जो फर्दर चीज़ों को और ज़्यादा हमारे लिए डिफाइन करता है या आसान बनाता है चीज़ों को समझने के लिए, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड स्केड्यूल्स देखते हैं। अब स्केड्यूल्स क्या है, इन मैनी स्टैट्यूट द स्केड्यूल्स आर एडेड इन द एंड ऑफ द इनैक्टमेंट। स्केड्यूल्स जो है इनैक्टमेंट के एंड में ऐड किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल स्केड्यूल्स आर अपेंडेड टू द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। द स्केड्यूल्स आर ऑल्सो अपेंडेड टू द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। तो सारे में स्केड्यूल्स लास्ट में ऐड किए जाते हैं। अब इसके कुछ लिमिटेशंस भी है। पहला कि प्रीएम्बल कैन नॉट ईदर रिस्ट्रिक्ट और एक्सटेंड द मीनिंग एंड स्कोप ऑफ द वर्ड्स used in the enacting part, right? Next is headings cannot be called an aid if the words are precise and unambiguous and capable of bearing only one meaning. तो headings को आप aid नहीं बोल सकते हो अगर वो बहुत ही ज़्यादा unambiguous nature का है या फिर बस एक ही meaning उसका निकल के आ रहा है, तो वो एक aid के तौर पे नहीं आ सकता है। Only those marginal notes can be used for construing a provision which have been assented by legislature. जो legislature के द्वारा assent किया गया बस उसी को use किया जा सकता है। Next is punctuation marks cannot control the clear and plain meaning of the words of an enactment. Punctuation mark words के को control नहीं कर सकता है, उनके meaning को और nature को control नहीं कर सकता है। Last is illustration are of title used for interpretation as they are not considered to be part of the statute, right? सो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। हमने 10 बेसिकली देखे कि क्या इंटरनल एड्स हैं हमारे कंस्ट्रक्शन के। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून, स्टे सेफ एंड येस ऑफ कोर्स स्टे एट होम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।